बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी। इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं और तू कहता है कि जख्म दिखता नहीं। हम वो कश्मीर बनाएंगे जिसमें अब कोई जाकिर मूसा नहीं कह सकेगा कि ये कोई कश्मीरियत नहीं, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। हम वो कश्मीर बनाएंगे जिसमें कोई मस्तगुल चरारे शरीफ को जलाकर भाग नहीं सकेगा। हम वो कश्मीर बना रहे हैं जहां कोई हजरत बल में जाकर कब्जा नहीं कर सकेगा, जहां पर सूफी संगीत भी होगा, पर वह कश्मीर होगा जो कश्यप ऋषि के कश्मीर से भी जुड़ा होगा। जो कहते थे आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, उन्हें एक चलचित्र में आतंकवाद का मजहब दिखता है। यूपी में बुलडोजर चला था, कश्मीर में वैक्यूम क्लीनर चलेगा। जो लोग कहते हैं कि उनके साथ तो कुछ खास हुआ नहीं था, कि बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी। इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं और तू कहता है कि जख्म दिखता नहीं। क्योंकि हम उस पार्टी की तरफ से आए हैं जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शपथ लेने के बाद पहली दीपावली कहां मनाई थी? जम्मू कश्मीर में सरहद पर जाकर। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले 10 साल तक यह स्थिति थी कि श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा 26 जनवरी के दिन गवर्नर भी नहीं फहरा पाते थे। 26 जनवरी 99 के दिन तिरंगा फहराया गया। जब हम विपक्ष में थे तो लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर जोशी जी के नेतृत्व में गए और उसके भी संयोजक तब युवा नेता के रूप में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी थे। और हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस एकीकरण के लिए अपना बलिदान दिया था। तो विश्वास होता है कि अब यह समस्या का समाधान होगा। अब मैं कहना चाहता हूं एक और बात। बहुत अचरज की बात कश्मीर में इसलिए है कि कश्मीर हैज ऑलवेज बीन प्रोटेक्टेड और प्रोजेक्टेड बाय आवर अपोजिशन पार्टीज एज ए केस ऑफ सेक्युलरिज्म, एंड इन इवेंचुअलिटी इट हैज बिकम ए चैलेंज टू द नेशनलिज्म। जबकि मजेदार बात यह है कि भारत का एकमात्र राज्य था जो सेकुलर नहीं था। क्योंकि जब 1976 में संविधान को संशोधन करके लोकतंत्र के काले अध्याय के दौरान यह शब्द जोड़ा गया था, तो धारा 370 की आड़ में वो कभी कश्मीर में अंगीकार ही नहीं हुआ। तो जो सेकुलर नहीं था वही सेकुलरिज्म का प्रतीक बना। परंतु आज 2019 में सेकुलर बनने के बाद यह आय व्यय का तीसरा बजट आया है, तो हमें इस बात के लिए खुशी है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, बहुत हिसाब मांगा गया कि साहब आपने 2-2.5 साल में क्या क्या किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि विवेक तनखा जी ने जब शुरू किया था तो एक पंक्ति कही थी, तो मुझे भी ध्यान आता है कि बड़े अजीब लोग हैं जो मुद्दत से कांटे बोकर जमीन से गुलाब मांगते हैं और हमी को दरिया पे जाने से रोकने वाले हमी से पानी का पूरा हिसाब मांगते हैं। और वो क्यों था? क्योंकि देखिए, नकवी जी ने अभी बोला, जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी तो हमारी तरफ हैं, मगर खुद मुख्तारी की खाम ख्याली कश्मीर के तमाम नेताओं के जहन पर इस कदर छाई हुई थी कि जब तक 2019 में वो निर्णय नहीं हुआ तब तक वो उसी में चलते रहे और इसलिए वो हमसे हिसाब मांगते। अब जब हम इस आय व्यय का हिसाब देते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ देते हैं। वित्त मंत्री महोदया जी ने बजट प्रस्तुत किया है, पिछले वर्ष का बजट 1.2 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार 20% की बढ़ोतरी करते हुए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। कि जम्मू कश्मीर अब ओपन डिफेकेशन फ्री स्टेट बन गया है, यानी सफाई हो गई है, पर अभी और बहुत सी सफाई होनी बाकी है। क्योंकि सफाई अभी जरूरी है, क्योंकि जो लोग जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, उनकी भी सफाई सरकार पूरी ईमानदारी से करेगी। और जानते हैं क्या है कि अब वो लोग छुप गए इधर उधर और जाकर कायराना हरकतें कर रहे हैं। मगर चिंता मत करिए, यूपी में बुलडोजर चला था, कश्मीर में वैक्यूम क्लीनर चलेगा और ढूंढ ढूंढ कर जहां से है उनकी पूरी सफाई करने की व्यवस्था की जाएगी। और नहीं, अरे गर्व की बात, हाँ आपने बहुत अच्छी बात कही सभापति महोदय। गर्व की बात यह है कि 182 टेररिस्ट और 44 कमांडर इस दरमियान न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। 89 टेरर मॉड्यूल्स न्यूट्रलाइज किए जा सके हैं और अभी ना पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं, ना हड़ताल होती है। अब ना ISIS के झंडे नजर आते हैं, ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहने वाले लोग नजर आते हैं, ना हुजूम करती हुई भीड़ नजर आती है जो किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित का कत्ल कर दे। इसलिए अब इतना जानते हैं परिवर्तन के बाद क्या हुआ, हमारी सरकार ने सांस्कृतिक दृष्टि से भी आगे बढ़ी।
हमने वहां पर हाउस बोट फेस्टिवल भी किया है, हमने वहां पे सूफी फेस्टिवल भी किया है, हमने कृष्ण जन्माष्टमी भी बनाई है। और सभापति महोदय, एक और फेस्टिवल हुआ है जिसकी की तपिश किसी और को महसूस हुई होगी। जो लोग कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, गणतंत्र दिवस के उत्सव पे डल लेक के चारों तरफ जो तिरंगों की भीड़ थी, तिरंगों की कतार थी, उसने उनके दिल में अरमानों की होली जरूर जलाई होगी। उसकी तपिश सिर्फ वही महसूस कर रहे होंगे, तो वो भी एक अलग उत्सव है जो शायद उन लोगों ने समझा होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, विवेक तनखा जी ने कहा था कि वो कश्मीरी पंडित हैं, पूरा सम्मान करता हूं, मगर यह सत्य पूर्ण सत्य नहीं था, यह अर्ध सत्य था। क्योंकि ये सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं है, ये एक ऐसी पार्टी के नेता के प्रतिनिधि हैं जो गोत्र बताकर, जनेऊ दिखाकर अपने को कश्मीरी पंडित बताते हैं, और मगर वो जिस राज्य से सांसद होते हैं वहां की इकाई लिखती है केवल 399 की डेथ हुई थी, इनके साथ तो कुछ खास हुआ ही नहीं था। बाद में भले ही वो ट्वीट डिलीट हो गया, मगर आपकी नीयत डिलीट नहीं हो सकी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा उन कश्मीरी पंडितों की तरफ से जो लोग कहते हैं कि उनके साथ तो कुछ खास हुआ नहीं था, कि बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं और तू कहता है कि जख्म दिखता नहीं। और महत्वपूर्ण बात यह है सभापति महोदय, इनको जख्म नहीं दिखता है, मगर वो लोग जो कहते थे आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, उन्हें एक चलचित्र में आतंकवाद का मजहब दिखता है, एक मूवी में आतंकवाद का मजहब दिखता है। और वो सिर्फ देखते ही नहीं है, आतंकवाद से जोड़ते ही नहीं है, आतंकवाद के उसको ओढ़ लेते हैं और ओढ़ के पूरी कम्युनिटी को उड़ा देने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये कहा और जिस तरह की तुलना की गई अन्य दुखद घटनाओं से, जो सांप्रदायिक दंगे थे, तो मैं बताना चाहता हूं ये कोई 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते की चीज थी नहीं मान्यवर, ये तो इतना लंबे समय से चला है। मैं एक घटना आपको बता देना चाहता हूं, 13 अक्टूबर 1983, मुझे बचपन की घटना याद है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब भारत की टीम यहां आई थी, वेस्ट इंडीज के साथ एक सीरीज हुई जिसमें एक वनडे इंटरनेशनल मैच श्रीनगर में भी हुआ था, और उसमें भारत वेस्ट इंडीज के मैच में जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और वो मैच बीच में अबेंडन कर देना पड़ा था। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा, मैं समझ नहीं पाया भारत और वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों था। 1983 में किसकी सरकार थी, जिसको आप लोग सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानते हैं उस जमाने में, उसके बाद जो राजीव जी के जमाने में हुआ, टीकालाल टिपलू जी की हत्या हो या जस्टिस गंजू की हत्या हो, वो सब बातें अपनी जगह हैं, परंतु ये इस बात को दर्शाता है कि वो समस्या कितनी पुरानी थी। और जो लोग ये कहते हैं, कश्मीर के संदर्भ में एक और बात याद आती है, जो लोग कहते हैं कि नैरेटिव, एक नैरेटिव दिखाया जा रहा है किसी फिल्म को लेकर, तो मैं नैरेटिव पे याद दिलाना चाहता हूं, मुझे याद आता है 2007 का वर्ष। क्यों 2007 का वर्ष? वो है जब अफजल गुरु की क्षमा याचना के लिए सारे लोग एक साथ खड़े थे, और 2007 का वर्ष वो है जब डॉक्टर कलाम को दूसरा टर्म न दिया जाए, इसके लिए भी सब साथ खड़े थे। अब बताइए नैरेटिव कौन सेट करता है? जो लोग नैरेटिव की बात करते हैं कि हम किसी का डिमोनाइजेशन कर रहे हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, शायद हमारे विपक्ष के भी बहुत से लोगों को नहीं ध्यान हो, इस कश्मीर में एक भारत की सेना का अधिकारी ऐसा भी था जिसने यह संकल्प लिया था कि यह अमुक इलाका जब हम हार गए हैं पाकिस्तान से, तो महाराणा प्रताप की तरह उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक जीत नहीं लूंगा मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा। और वो लड़ाई थी झांखड़ का युद्ध, जो अक्टूबर 47 में हमारे हाथ से निकल गया था, और वह योद्धा थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। और जब वो फरवरी 48 में हम दोबारा जीते हैं, तो उनके सैनिक सबसे पहले पास के गांव से एक पलंग लेके आए थे कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। यद्यपि 1 महीने बाद वो शहीद हो गए, पर मैं एक और बात मेरे दिल में पीड़ा पहुंचाती है, ब्रिगेडियर उस्मान हमारे राज्य के रहने वाले थे, कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा नहीं जाता उनके घर पर, और उसी इलाके में उसी जनपद में आतंकवाद के आरोपियों के घर पे सिजदा करने के लिए जाते थे। बताइए नैरेटिव कौन सेट कर रहा था? कौन नैरेटिव सेट कर रहा था? इसलिए मैं कहता हूं जब हम नैरेटिव की बात करते हैं तो हम बिल्कुल ईमानदारी से देखें। और मैं यह कहना चाहता हूं, हमने एक अलग नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है, विकास का नैरेटिव जो इस बजट में दिखाई पड़ता है। हमने यह कहने का प्रयास किया है कि अब एक नया कश्मीर आगे उठेगा।
हम सिर्फ एक तरफा बात नहीं कहते, बताइए, बस एक मिनट में समाप्त करता हूं। हम वो कश्मीर बनाएंगे जिसमें अब कोई जाकिर मूसा नहीं कह सकेगा कि ये कोई कश्मीरियत नहीं, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। हम वो कश्मीर बनाएंगे जिसमें कोई मस्तगुल चरारे शरीफ को जलाकर भाग नहीं सकेगा। हम वो कश्मीर बना रहे हैं जहां कोई हजरत बल में जाकर कब्जा नहीं कर सकेगा, जहां पर सूफी संगीत भी होगा, पर वह कश्मीर होगा जो कश्यप ऋषि के कश्मीर से भी जुड़ा होगा, नीलमत पुराण से भी जुड़ा होगा, ललितादित्य मुक्ता पीठ का शौर्य भी होगा, और महाकवि कल्लण की राज तरंगिणी की जो तरंगे हैं वो वितस्ता, ये प्राचीन नाम है झेलम का, वैदिक कालीन नाम, वितस्ता की तरंगों में भी दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, आइए आगे बढ़िए। भारत का वह हिम किरीट, भारत माता का हिम शिखर, उससे स्वतंत्रता की सार्थकता आपको पुकार रही है। यह पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं। हिमाद्रि तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रशस्त पुण्य पंथ है, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। मैं कह रहा हूं आप सब आइए और बड़े होके चलिए, और मोदी जी के उस संकल्प के साथ चलिए जिसने सारे के सारे समस्याओं का निदान कर दिया है। एक पंक्ति और कह दूं, धन्यवाद, कि अब दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए, और मोदी जी की हिम्मत से ये दाग पुराने भी गए। धन्यवाद।